Hello, everyone. A very logical afternoon to you all. Welcome to Monday Mantra. Monday Mantra, it's time for Vocab Wizard 8 और आज हम start करेंगे once again practicing real quick 30 questions of vocabulary. एंड सबसे फन पार्ट ये है कि ये क्वेश्चंस बहुत क्विक होने वाले हैं। हर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट के साथ चार ऑप्शंस होंगे और क्विकली आप मेरे साथ उसे सॉल्व करते जाओगे सो दैट यू हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ वोकैब। क्लैट एस्पिरेंट्स तैयार हो जाओ अभी के अभी। वी आर गोइंग टू बिगिन विथ आर मंडे मंत्र। ओके, सो आई एम श्योर कि अब तक के जो 7 वोकैब विजर्ड्स हो चुके हैं वो आप अटेम्प्ट करके बैठे हो। अगर आपने वो अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आज के सेशन के बाद एक बार वो भी जल्दी से चेकआउट कर लेना, बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, लेट मी टेल यू, अगर आप ऐसे एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सो दिस इज योर चांस टू प्रैक्टिस वोकैबुलरी, वो भी बहुत इजीली। लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये कितना इजी होने वाला है और कितना डुएबल होने वाला है। लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। But that as it may, hitting centers of terror deep inside Punjab constitutes a dash difference from earlier practices. Let me tell you, all these contexts are taken from newspapers. अगर न्यूज़पेपर नहीं तो कुछ और relevant sources से कुछ examples लिए गए हैं, तो आपके daily practice के लिए this is the best source. फर्स्ट क्वेश्चन हो 30 तक, कीप वन थिंग इन माइंड, व्हाट इज दैट इजी टर्म विच आई एम गोइंग टू एंटर इन दिस ब्लैंक, और चार ऑप्शन चेकआउट करके अपना आंसर मार्क करो। Coming to this one, we have four options: huge, stark, lucid and basic. So ऐसा कह रहे हैं, be that as it may, hitting centers of terror deep inside Punjab constitutes a dash difference. So एक noticeable, visible difference की बात कर रहे हैं, तो वो noticeable के लिए हम term huge, स्टार्क, लूसिड, बेसिक में से स्टार्क यूज करेंगे, बिकॉज स्टार्क हियर पीपल इंडिकेट्स अ नोटिसेबल, अ विजिबल डिफरेंस। जबकि ह्यूज मतलब सिंपली क्या होगा, ह्यूज डिफरेंस, बिग, बड़ा डिफरेंस, वो नहीं। लूसिड इज क्लियर, बेसिक सब एलिमिनेटेड, स्टार्क इज करेक्ट। चलो, सी इट wasn't that difficult. Let's try to apply the same technique in second question. The only time India was drawn into external mediation was in 1965-66 when the then Soviet Union dash the Tashkent Declaration. अब जहां थोड़ा सा ये न्यूज आर्टिकल की लाइंस आ जाती है ना, हम अपना कंसंट्रेशन वहीं खो देते हैं। दो तीन हैवी टर्म्स दे दो, बस वहीं कंसंट्रेशन खत्म। कमिंग टू दिस वन, द ओनली टाइम इंडिया वाज ड्रॉन इनटू एक्सटर्नल मीडिएशन। सबसे पहले तो मीडिएशन पता होना चाहिए। मीडिएशन में आ रहा है मीडिएटर। इसका ये मतलब है कि जब दो कंट्रीज, बोलो यहाँ पे दो कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट में चल रही हैं, तो एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री एज अ मीडिएटर एक्ट करे, तो ये हो गया हमारा मीडिएशन। Mediation was in 1965 and 66 when the then Soviet Union dash। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, अंडरपिन, अंडरवेंट, अंडररोट, अंडरमाइन। इसमें से फटाफट से दो ऑप्शन जल्दी से हटा दो, जो कि हो जाएगा अंडरमाइन, क्योंकि अंडरमाइन क्या इंडिकेट करेगा गाइस, वीकन करना। अंडरवेंट क्या हो गया, she underwent a very critical surgery, तो वो कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया। देन वी हैव अनदर ऑप्शन विच इज अंडरपिन। अंडरपिन यहाँ पे एप्लीकेबल इसीलिए नहीं होगा क्योंकि अंडरपिन हम कैसे यूज करते हैं, कुछ established statements देना, that would be underpin. Correct answer here is underwrote. Underwrote here indicates guarantee, support dena, like supported or guaranteed here, so that's correct. Number three, a good judge builds a life for generations, yet dash integrity is his dash virtue. Alexander Pope wrote in an essay on man. ऑप्शंस देख लेते हैं। कमिंग और कार्डिनल, बॉर्न, ऑर्डिनल, नेक्स्ट, प्रोमिनेंट, अनबॉर्न, कार्डिनल। अब ये कुछ नए वर्ड्स दिखे हमें जैसे कि कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, बट कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले तो कीवर्ड से हिंट लेंगे। अ गुड जज बिल्ड्स अ लाइफ फॉर जनरेशन, येट तो बॉर्न नहीं होगा, कमिंग नहीं होगा, नेक्स्ट नहीं होगा, क्लियर कट है अनबॉर्न होगा, क्योंकि अभी
वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया। हम इन जनरल बात कर रहे हैं। अ गुड जज बिल्ड्स अ लाइफ फॉर जनरेशंस येट अनबॉर्न, अभी बॉर्न भी नहीं हुए हैं, एंड इट बिल्ड्स अ लाइफ फॉर जनरेशंस। ये गुड जज की क्वालिटी बताई है। इंटेग्रिटी इज डैश वर्च्यू, वर्च्यूज को हमेशा एक ही मीनिंग होता है वर्च्यू का, वो है मॉरल्स। वर्च्यू का मीनिंग हमेशा क्या रहेगा गाइस? मॉरल्स, कभी नहीं भूलेंगे मॉरल्स। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मॉरल्स नहीं होंगे। प्रोमिनेंट मतलब सिंपली होता है, इस कॉन्टेक्स्ट में एक तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वेल नोन, जाने माने, दैट वुड बी एलिमिनेटेड। देन वी हैव अनदर टर्म ऑर्डिनल। ऑर्डिनल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑर्डिनल पोजीशन से रिलेटेड होता है, तो ये दो हमने एलिमिनेट कर। हमें वैसे तो अपना करेक्ट आंसर ऑलरेडी मिल ही चुका है, बट टर्म्स डिस्कस करने में क्या जा रहा है। कार्डिनल, कार्डिनल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो अनबॉर्न एंड कार्डिनल। Number four, it was India's message to the world that barbarity will be met with dash force. यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले तो बारबेरिटी क्या है? बारबेरिटी मतलब बारबेरियंस जैसे हो गए। बारबेरियन मतलब आप सिविलाइज्ड वे में बिहेव ही नहीं कर रहे हो, और अगर आप सिविलाइज्ड वे में बिहेव नहीं करोगे तो हम टॉलरेट थोड़ी ना करेंगे। हम फोर्स के साथ उसका जवाब देंगे, पर कैसी फोर्स? एक्सेसिव फोर्स नहीं। एक्सेसिव फोर्स क्यों नहीं? नहीं तो आप में और हम में फर्क ही क्या रहा? उतने से ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है एक्सेसिव फोर्स देना, वो गलत हो गया। फिर आता है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट की फोर्स। अगर हम सिग्निफिकेंट की बात करें दैट वुड बी कि कंसिडरेबल अमाउंट की फोर्स से हमने जवाब दे दिया, ये भी नहीं होगा। उसके बाद हमारा एक और टर्म है विच इज ड्यू। ड्यू बहुत सॉफ्ट है टर्म इस कॉन्टेक्स्ट में। इट्स टू सॉफ्ट, इट्स लाइक लैक सपोर्ट, बिकॉज इट मीन्स ड्यू क्या हो जाएगा हमारा? एक्सपेक्टेड, कि आपने सोचा था ये करेंगे, आपको लगा था हम यही करेंगे, एक्सपेक्टेड। यहाँ पे हमें चाहिए पूरा प्रॉपरली कैलकुलेटेड एक फोर्स, दैट इज कैलिब्रेटेड। सो कैलिब्रेटेड इन हियर इंडिकेट्स केयरफुली मेजर्ड, कि आपकी तरफ से ये आया तो सोचा समझा हुआ जवाब, दैट इज कैलिब्रेटेड। सो करेक्ट आंसर हियर इज कैलिब्रेटेड। Number five, the neighboring countries' dash in terrorism will no longer be shielded behind a diplomatic facade or nuclear rhetoric. भारी भरकम टर्म्स आ गए भाई, फसाड आ गया, न्यूक्लियर रिटोरिक आ गया, कैसे समझेंगे हम ये सब? डोंट वरी, आई एम हियर। फसाड, फसाड इंडिकेट्स, बहुत अच्छा टर्म है, बता दूं मैं, न्यूज़पेपर में बहुत आता है। फसाड इंडिकेट्स जनरली किस, ये जो टर्म है ना वो आर्किटेक्चर में भी यूज होता है। कैसे? बिल्डिंग की एक्सटीरियर, बिल्डिंग की एक्सटीरियर को हम फसाड कहते हैं, और इसको लिटरल कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करते हैं? फसाड इज अ पर्सन एक्सटीरियर, और उस एक्सटीरियर के बिहाइंड में क्या डिसेप्शन हो सकता है वो हमें नहीं पता, सो दैट इज अ फसाड। उसके बाद आता है आंसर, the neighboring countries dash in terrorism will no longer be shielded behind diplomatic facade. अब ये और नहीं चलेगा, this is not going to no longer be कंटिन्यू। तो इसमें जो टर्म्स है हम एलिमिनेट करेंगे। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस मतलब आपकी स्किल, एबिलिटी टू डू समथिंग। फिर आ जाता है कंप्लायंस। कंप्लायंस इंडिकेट्स कोई चीज के लिए अपना अग्रीमेंट या ओबीडियंस शो करना, दैट इज कंप्लायंस हियर। देन वी हैव अनदर टर्म कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्लिसिटी गाइस, कॉम्प्लिसिटी को हम रखते हैं, अभी मैं बताती हूँ। कंप्लेसेंट पे आते हैं। कंप्लेसेंटली जो टर्म है, कंप्लेसेंटली का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोविड चल रहा था, तो कोविड शुरू के 4-6 महीने तो सब बहुत घबरा गए, उसके बाद कोविड को लेके सब कंप्लेसेंट हो गए, सब कंफर्टेबल हो गए, सब सेल्फ सेटिस्फाइड से हो गए। सो दैट इज कंप्लेसेंट। ये भी हमारा टर्म नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर है कंप्लिसिटी। कंप्लिसिटी मीन्स किसी गलत काम में आपका इन्वॉल्वमेंट होना। तो नेबरिंग कंट्रीज इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म, कंप्लिसिटी, दैट्स करेक्ट। नंबर सिक्स पे आते हैं। नंबर सिक्स इज पॉन्टिफिकेट। पॉन्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? एक आंसर गेस कर दो जल्दी से। द करेक्ट आंसर मैं बता दूं, इट्स टेन्योर ऑफ अ बिशप और पोप। अब ये टेन्योर ऑफ सीजेआई, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, टेन्योर टेन्योर ये सब क्या है? इट्स लाइक द ऑफिस द योर टर्म ऑफ बिशप और पोप। नंबर 7 पे आते हैं। डॉक्ट्राइन मेक्स इट क्लियर दैट दोज हु डैश टेररिस्ट, फाइनेंस देम और सपोर्ट टेरर विल फेस द सेम कॉन्सिक्वेंसेज एज द परपेट्रेटर्स। अब यहाँ पे एक इजी टर्म अगर हम डालें कि डॉक्ट्राइन मतलब ये रूल, ये क्या कहता है? इट मेक्स रियली क्लियर कि जो टेररिस्ट को नर्चर करेंगे, फेवर करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे,
तो उनके साथ XYZ हम आगे का लिखा है। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। वी हैव ऑप्शंस, वी हैव पोर्ट, पोर्ट बिल्कुल एलिमिनेट कर दो, बे एलिमिनेट कर दो। पोर्ट और बे सिर्फ इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पे हार्बर दिया है। हार्बर के दो मीनिंग होते हैं, एक तो ये शिप से रिलेटेड वाला वो अलग मीनिंग है, पोर्ट भी उसी से रिलेटेड है, इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे पोर्ट दे दिया। पोर्ट इज अ हार्बर फॉर शिप्स एक्चुअली, सो दैट्स एलिमिनेटेड। देन वी हैव अनदर टर्म विच इज बे। बे मतलब वाटर, कोस्टल वाटर बॉडी। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे है हार्बर। हार्बर मीन्स नर्चर करना, शेल्टर देना, सपोर्ट करना, तो ये हार्बर इज करेक्ट है। Number 8, by dash on political rivals and opponents, the current regime may end up scoring the same kind of self goal that हसीना did. यहाँ पे ना phrases दी हैं, dressing down, clamping down, clinching या tracking down. तो हम जल्दी से इन phrases को समझ लेते हैं और फिर हम लोग correct answer पे आते हैं. By dash on political rivals and opponents, the current regime may end up scoring the same kind of self goal that हसीना did. ऐसा बोल रहे हैं कि बाय डैश ऑन पॉलिटिकल राइवल्स एंड अपोनेंट, अपने पॉलिटिकल राइवल्स और अपोनेंट्स को अगर हम टेक ओवर कर सकते हैं तो आगे की चीज। आते हैं हम ऑप्शंस पे। वी हैव ड्रेसिंग डाउन। ड्रेसिंग डाउन मतलब सिंपली स्कोल्डिंग, बहुत माइल्ड सा नहीं हो जाएगा आपने डांट दिया और खत्म, नो नॉट पॉसिबल। देन वी हैव ट्रैकिंग डाउन। ट्रैकिंग डाउन मतलब पता लगाना, टू फाइंड, ये भी नहीं हो सकता। देन वी हैव क्लिंचिंग। क्लिंचिंग मीन्स यहाँ पे बहुत इरेलीवेंट है क्लिंचिंग, इसका मतलब फाइनली आप उनको या तो पकड़ देते हो। सो क्लिंचिंग इज नॉट इवन एप्लीकेबल हियर। हमारा आंसर जो है ना वो है क्लैंपिंग डाउन। क्लैंपिंग डाउन मतलब क्या? स्ट्रिक्ट मेजर्स लगाना। क्लिंचिंग वाज सिंपली कंफर्म करना कि हाँ ओके यस, सो दैट डजंट गो विद इट। क्लैंपिंग डाउन इज द करेक्ट आंसर। नंबर 9 पे आते हैं। ऑन थर्सडे द डैश अनाउंसिंग न्यू पोप clear to a new pope clear to reveal the election of Cardinal Robert Francis Prevost to the papacy. यहाँ पे व्हाइट क्लाउड, ब्लैक स्मोक, व्हाइट फॉग और व्हाइट स्मोक दिया है। मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ गाइस। करेक्ट आंसर जो एक्यूरेट फ्रेज है हमारी वो व्हाइट स्मोक ही है, व्हाइट स्मोक ही कहा जाता है। व्हाइट स्मोक इज एक्चुअली द ट्रेडिशनल सिग्नल ऑफ पोप्स इलेक्शन, तो स्पेसिफिक फ्रेज यही है। Then we have number 10. In the Vatican, the Pope spoke of the need to build bridges. In an increasingly dash world, his words are a much needed dash. देखो ऑप्शंस में देख लेते हैं। एक जो ये पोलराइज टर्म है, पोलराइज टर्म का मीनिंग क्या होता है कि ये चीजें अब डिवाइड होंगी। ठीक है, वॉर से रिलेट कर लो, पोलराइज डिविजन शो करता है। तो इन द वैटिकन द पोप स्पोक ऑफ द नीड टू बिल्ड ब्रिजेस, तो हमको ये ब्रिजेस बिल्ड करने चाहिए इन एन इंक्रीजिंगली पोलराइज, तो ये तो समझ में आ गया। उसके बाद हम आते हैं लाइट और बीकन पे। ये एलिमिनेट हो गया एक्सट्रीम और ये, तो बीकन या लाइट में से क्या होना चाहिए? लाइट मतलब ठीक है होप इंडिकेट कर रहा है, बट हमें एक स्ट्रॉन्गर टर्म चाहिए विच इंडिकेट्स बीकन। Beacon is guidance, hope. That's a very strong term here. Number 11, meaning of gallingly in gallingly evident. Okay, we have four options here: delightful, irksome, pleasing, beneficial. Gallingly evident मतलब annoyingly से थोड़ा relate कर सकते हो इसको। annoyingly हमारे पास एक ही term है जो थोड़ा बहुत annoyingly पे जाता है, and that is इर्कसम, परेशान होना, छोटी चीजें जो परेशान करे। ठीक है, सो इन एन अनोइंग एंड इरिटेटिंग मैनर। देन वी हैव नंबर 12, सॉरी आंसर ही दिखा दिया। नंबर 12, पाकिस्तान इज ऑन द डैश, चाइना कैन हेल्प इट गेट बैक फ्रॉम द एज, स्टॉप अनरीजनेबल अग्रेशन। ठीक है, सो कमिंग टू द क्वेश्चन हियर, यहाँ पे बहुत इजी से ऑप्शंस हैं जो कि है बॉर्डर, शाजम और अबिस। बॉर्डर सिंपली है बाउंड्री, लिटरली लिटरल सेंस में बॉर्डर बाउंड्री। देन वी हैव शाजम। शाजम इज, देखो यहाँ पे हमको हिंट कहाँ से लेनी है? टू गेट इट बैक फ्रॉम द एज, मतलब पाकिस्तान इज ऑन द एज, इट इज ऑन द एज मतलब डेंजर में आ गया है। तो उसके लिए हमारे पास एक ही टर्म है यहाँ पे जो कि है प्रेसिपाइज। प्रेसिपाइज इंडिकेट मेटाफोरिकली डेंजरस सिचुएशन के पास आ गए, बस अब आगे कोलैप्स है, खत्म।
So that is precipice. Coming to option 4, abyss. Abyss indicates khalipan, emptiness, a deep void which can't be filled. So that is abyss. उसके बाद में क्या डिस्कस करी थी? शैज़म. शैज़म मतलब एक डीप गैप, अ फिशर वी से. तो फिशर क्या होता है? गैप. अब यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है. चलो नंबर 13 पे आते हैं. The government has quite understandably dash huge amounts of diplomatic effort on minimizing the damage done by tariffs to key UK export sectors. ठीक है. अब इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है: डिप्लॉयड, एम्प्लॉयड, एक्सपेंडेड और यूज्ड. एक्सपेंडेड का मीनिंग बताती हूँ मैं. एक्सपेंडेड मतलब एनर्जी से रिलेट करो. एक्सपेंडिंग एनर्जी मतलब खर्च करना. एक्सपेंडेड. तो गवर्नमेंट हैज क्वाइट अंडरस्टैंडेबली एक्सपेंडेड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट. ठीक है, ह्यूज अमाउंट्स में खर्च कर दिए. सो दैट इज एक्सपेंडेड. डिप्लॉयड मतलब मिलिट्री टाइप का टर्म है. पोजीशन पे आ जाओ, हमारे सब जवान पोजीशन पे आ जाओ, डिप्लॉय हो चुके हैं, अभी वॉर के लिए जा चुके हैं. सो डिप्लॉयड इनकरेक्ट. नंबर 14 कंसर्टेड. कंसर्टेड के चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे: एक्सक्लूसिव, सॉलिटरी, स्पेशलाइज्ड और एन ब्लॉक. सो कंसर्टेड मतलब टुगेदरनेस शो करता है, और वो एक ही वर्ड में आता है, एक ही ऑप्शन है जो कि है एन ब्लॉक. एन ब्लॉक इज कमिंग टुगेदर एंड वर्किंग एज अ ग्रुप. सो दैट इज कंसर्टेड. एक्सक्लूसिव मतलब अकेले अकेले काम करेंगे सब एक्सक्लूसिवली. सॉलिटरी अकेलापन. स्पेशलाइज पर्टिकुलरली, यही स्पेशलाइज है. तो कोई भी आंसर नहीं है यहाँ पे. एन ब्लॉक. नंबर 15 ट्रम्प हैज क्लेम्ड दैट द यूएस प्लेड अ रोल इन डैश द सीज फायर. ट्रम्प ने क्लेम किया है कि भाई यूएस का रोल था सीज फायर में. तो क्या आंसर हो सकता है? अटेम्प्टिंग, ब्रोकरिंग, ब्रिंगिंग, ब्रेकिंग. ये ऑपोजिट कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है. ऑपोजिट कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है. ऑपोजिट कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है. करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ब्रोकरिंग. ब्रोकरिंग मीन्स कोई नेगोशिएशन है, आप उसके सेटलमेंट या अग्रीमेंट की बात करो. दैट इज ब्रोकरिंग. तो ऐसा बोल रहे हैं, ट्रम्प ने क्लेम किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भाई बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया है सीज फायर में. सो ब्रोकरिंग इज करेक्ट. Number 16, UK has seized the opportunity to dash the US into adopting a pro-Pakistan stance at the UNSC. अब वर्ड्स तो सारे सही हैं, जैसे ट्रैप हो गया, डिसीव हो गया, डिसुएड हो गया. डिसुएड आप एलिमिनेट कर दो, इसका मतलब है परजुएट करना पर कुछ नहीं करने के लिए. सो दैट इज डिसुएड, वो हटा दो. डिसीव शो करता है डिसेप्शन. ट्रैप मतलब फंसा देना. ठीक है, तो ये काफी एक्सट्रीम हो गया. हमारा करेक्ट आंसर इज इन व्हील. इन व्हील मतलब टू ल्यूर समवन, टू ट्रैप समवन, यस, बट टू ल्यूर देम, कि आप इस चीज में फंस जाओ. सो हैड सीज द अपॉर्चुनिटी टू इनवीगल द यूएस इनटू अडॉप्टिंग, मतलब उनको ऐसा ट्रैप किया ल्यूर करके. ठीक है, प्रलोभन दिखा के, ऐसा प्रलोभन देके. नंबर 17 इज डेस्पॉन्डेंटली. डेस्पॉन्डेंटली का मतलब होता है गाइस होपलेसनेस, डिजेक्टेड, डिजेक्शन, है ना, सैडनेस, होपलेसनेस. तो इसका एक ही करेक्ट आंसर है हमारे पास, दैट इज डिस्पिरिटेडली. Number 18, however few if any Indian dash will allow third party intervention. Third party intervention, let alone agree to return to the UN with a view towards solving the issue. The correct answer here is however few if any Indian इंटरलॉक्यूटर्स बोलते हैं उनको. इंटरलॉक्यूटर्स कौन होते हैं? वो लोग जो यहाँ पे क्या दिया है, विल अलाउ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, agree to the return to the UN. So they take part in conversation, they take part in dialogues, they take part in conversation. जो किस बारे में बात करते हैं? जो जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री के उसमें हो गया. सो दैट इज इंटरलॉक्यूटर्स. ठीक है, फॉर्मल डिस्कशन जैसे ये हो गया रिटर्न टू द यूएन, तो ये क्या है? फॉर्मल डिस्कशंस है, तो इसमें इंटरलॉक्यूटर्स बोलेंगे हम. Profligate. We have another term here which is profligate. Profligate indicates, profligate is एक टर्म होता है reckless. Reckless मतलब careless. So carelessly wasteful. उड़ा रहे हैं बिल्कुल. Extravagantly बहुत वेस्ट करते जा रहे हैं. सो थ्रिफ्टी. थ्रिफ्टी मतलब, थ्रिफ्टी को मान लो जैसे चोरी. थ्रिफ्टी शॉप्स क्या होती है? सस्ती दुकानें. ठीक है, सेकेंड हैंड माल. सो दैट इज थ्रिफ्टी. देन वी हैव another term penurious. Penurious मतलब poverty,
extremely poor. Then we have parsimonious. Parsimonious का मतलब कंजूस, very frugal, पैसा खर्चने में सोचते हैं. The correct answer here is squandering. Squandering captures the wastefulness implied by profligate. Number 20, the ceasefire obviously is a welcome development. However, it is hardly a significant step toward the resolution of the conflict that has dashed both states since their inception in 1947. तो या तो वो dogged होगा, ditched होगा, dodged होगा या push होगा. Dodge मतलब avoid हो गया, तो ये हटा दो. Ditch मतलब यहाँ पे हो गया किसी को ditch करना मतलब आपने उनको promise किया and now you abandon them. ये हो गया. Then we have pushed. Push का मतलब होता है यहाँ पे तो यूज नहीं होगा. कॉन्फ्लिक्ट दैट हैज पुश्ड बोथ स्टेट्स सिंस देयर इंसेप्शन. इट हैज टू बी डॉग्ड. डॉग मतलब कंटिन्यूअसली पर्सिस्टेंटली परेशान किया. सो डॉग्ड हियर इज करेक्ट. नंबर 20 का आंसर है डॉग्ड. 21 पे आते हैं. ए और एंड डैश हैज बीन सेट इन इस्तांबुल फॉर यूक्रेन एंड रशिया. विल पीस फाइनली फाइंड अ डैश. तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मेटाफोरिकल आंसर है. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़ा मेटाफोरिकल आंसर है यहाँ पे. रीजन बीइंग कि या तो आप बोल सकते हो मीटिंग हैज बीन सेट इन इस्तांबुल, विल पीस फाइनली फाइंड अ सोल्यूशन. नो, ऐसा नहीं. एक मेटाफोरिकल तरीके से यहाँ पे हम यूज करेंगे टेबल और चेयर. ठीक है, टेबल और चेयर क्या बता रहे हैं थोड़ा मेटाफोरिकली. मैंने जैसे बोला एक उस not so appropriate, let's say, tone. ठीक है, a table has been set in Istanbul like a meeting. It indicates a meeting. Will peace finally find a direction, a way, a seat? So that's a chair. Number 22, but with international aid dash in NATO expansion slowing and war fatigue growing, even within staunch allies, Ukraine now faces the burden of diplomacy on its own shoulders. तो यहाँ पे एक ही टर्म एप्लीकेबल होगा, ध्यान से पढ़ेंगे. बट विद इंटरनेशनल एड डैश, वी नीड अ टर्म जो ये बताए कि इंटरनेशनल एड का नहीं होना, वीकन होना. तो फंक्शनिंग, बिल्डिंग, कंसिस्टेंट सब अलग जाएंगे इस कॉन्टेक्स्ट में. एक ही आंसर है फ्रैक्चरिंग, मतलब वीकनिंग. ठीक है, अब कंसिस्टेंटली वीकन होते जाना. 23. The dash in this argument is that the BCCI may try its best to provide any player with opportunities. Unless the athlete proves his dash on the sacred 22 yards, they cannot create an icon. तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इस क्वेश्चन को, 23rd को, इसमें क्या शो कर रहे हैं? द डैश इन दिस आर्ग्यूमेंट. हम लोग आर्ग्यूमेंट में हमेशा क्या फ्रेज यूज करते हैं? फैलेसी. द फैलेसी इन दिस आर्ग्यूमेंट. फैलेसी टर्म का मतलब क्या होता है गाइस? फैलेसी इंडिकेट्स कि इस आर्ग्यूमेंट में क्या फ्लॉ है. दैट इज फैलेसी. ठीक है, वो यहाँ पे आ गया एक फर्स्ट पॉइंट हमारा फैलेसी. अब करेज और मेटल. करेज, करेज इज करेज दिखाना. बट मेटल क्या है? एक इनर स्ट्रेंथ. दैट इज मेटल. proves his inner strength on the sacred 22 yards, matlab the field. Intransigence, we have another term here, intransigence. Intransigence का मतलब होता है guys refusal to change one's view. मतलब stubbornness से relate करेंगे. हमारा एक ही आंसर है which is obdurateness, stubbornness. Next is we have another term here which is another phrase, another sentence. Security forces swiftly dashed the area and engaged in a fierce firefight with the terrorists. So we have phrases here, phrasal verbs यहाँ पे pulled off, cordoned off, sealed in, fenced off. जल्दी से देख लेते हैं क्या indicate करते हैं ये. pulled off का meaning क्या होगा? She pulled off the act very nicely. मतलब successful in putting this whole party together all together. तो successful होना, that is pulled off. She pulled off a big stunt. She pulled off a huge get together. तो pulled off, successful. Then we have fenced off. Fenced off क्या indicate करता है? कोई as such ही phrase नहीं है fenced off, सिर्फ physical fencing ही imply कर रहा है. तो इसको eliminate करेंगे. Sealed in. Sealed in ये indicate कर रहा है trapping inside. कोई as such again not a good phrasal.
देन वी हैव cordoned off. Cordoned off indicates, देखो क्वेश्चन में क्या है, सिक्योरिटी फोर्सेस स्विफ्टली cordoned off. तो उन्होंने क्या किया, बैरियर्स बैरिगेट्स सब स्विफ्टली इधर उधर लगा दिए. सो दैट इज cordoned off. Number 26. Operation Keller comes dash of India's successful Operation Sindoor. Launched on May 7, 2025. अब इसमें क्या दिया है, at the fag end, at the threshold, on the heels, on the toes. देखो on the toes जो है वो तो एक informal phrase है, so उसको हम eliminate करेंगे यहाँ पे, not suited for this context. Then we have at the fag end. At the fag end is at the very end. At the threshold मतलब this is also inaccurate. This also indicates beginning. हमको क्या चाहिए, on the heels. We are saying immediately after. So on the heels is correct. Number 27, the third edit. Mrs. Dalloway at 100. She can buy herself dash ice cream, flowers, chocolate, or gifts. Dekho, this is a famous line from Mrs. Dalloway by Virginia Woolf. Let me tell you. Mrs. Dalloway said she would buy herself flowers. So it's like a known statement. So any other answer is incorrect here. It's like a literary allusion, flowers. Then we have what figure of speech is used here, because there is a romanticization of war rather the appreciation of valor. देखो जहां भी टर्म ये romanticization आता है ना, इसका ये मतलब है कि आप उसकी उस चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के सबके आगे कर रहे हो. उसकी strength, valor, the jawans who are the soldiers who are fighting, उनकी valor पे ना जाके war को बहुत great बता रहे हो. So that is not done. So because there is a romanticization of war rather than appreciation. So romanticization and appreciation ये दोनों अलग अलग आइडियाज इंडिकेट कर रहे हैं पुट टुगेदर. दैट इज एंटीथीसिस. सिमिली नहीं होगा. सिमिली मतलब जो लाइक और एज यूज करके कंपैरिजन बताए वो सिमिली होता है. लिटोटिस नहीं होगा. लिटोटिस मीनिंग आप किसी नेगेटिव चीज को इंडिकेट करो. दैट इज लिटोटिस. एंटी क्लाइमैक्स मतलब डिपार्च फॉल दिखाना. दैट इज एंटी क्लाइमैक्स. ठीक है, डिसेंडिंग में जाना. नंबर 29. Palliative care is opposite of. Palliative care is opposite of, guys. See, palliative care we talk about. We have curative care and we have curator care. So सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि palliative care क्या होगा. Palliative care का मतलब होता है क्योर करना नहीं, simply relieving symptoms. ठीक है, so that is पैलिएटिव केयर. अब हमको इसका ऑपोजिट देखना है, तो क्यूरेटर केयर हमारा एक इनकरेक्ट टर्म हो गया. क्यूरेटिव केयर इज एम्ड एट क्योरिंग इलनेस. वो क्या है, क्योरिंग सिम्टम्स. पैलिएटिव केयर की सिम्टम्स क्योर होंगे, इलनेस नहीं. सो करेक्ट आंसर हियर इज क्यूरेटिव केयर. वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. प्रिपोंडरेंट एक और टर्म आया है. प्रिपोंडरेंट का मतलब होगा प्रीडोमिनेंट. प्रीडोमिनेंट मतलब हमने अभी थोड़े क्वेश्चंस पहले ही देखा. प्रिडोमिनेंट मतलब बहुत वेज में यूज होता है. प्रिडोमिनेंट या तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे भी आप बोल सकते हो प्रिडोमिनेंट. प्रिपोंडरेंट, प्रिपोंडरेंट डोमिनेंस और सुपीरियरिटी इंडिकेट करता है. बाकी के जो टर्म है मीडियोक्रिटी, ऑब्सक्योरिटी, इंफीरियोरिटी, ये सीधे के सीधे ऑपोजिट जाते हैं. ओके, होप यू एंजॉयड आवर मंडे मंत्रा सेशन. Don't forget to tune in once again next time on for Vocab Wizard 9 Monday Mantra. Till then, stay logical.